हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक खंड है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति 2 क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इस राजकोषीय नीति का आज हमारा पहला खंड है, जिसमें हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, यानी कराधान पढ़ेंगे। कराधान, ठीक है, जिसमें हम टैक्सेशन यानी कराधान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति हमारा कल शुरू होगा, उसका एक पार्ट है कराधान। इसका इससे जुड़ाव कैसे है, ये हम लोग जब राजकोषीय नीति पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो उससे पहले हम टैक्सेशन पढ़ लेते हैं, फिर हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी कराधान। ठीक है, टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन पढ़ लेंगे, फिर हमारा टॉपिक विल बी राजकोषीय नीति। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैक्सेशन वाले टॉपिक को समझ लेते हैं कि व्हाट इज टैक्सेशन। दूसरा क्लास लगा है क्या? सेम ही जगह पे लगा दिया क्या 2 क्लास? हेलो, हाँ। तो टैक्सेशन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, तो टैक्सेशन जो होता है, कराधान यानी पूरा एक कर का सिस्टम है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सबसे पहले ये हमको समझना है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हमको समझना है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो कर का भार है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में जो कर का भार है और जो कर सरकार को प्रदान को देता है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है। डायरेक्ट टैक्स में जो कर का भार है, यानी जिसके पॉकेट से टैक्स निकल रहा है, और जो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, दोनों एक ही है। जैसे इनकम टैक्स, मेरे पॉकेट से टैक्स लग रहा है, यानी कर का भार मैं हूं, और मैं ही सरकार को सीधा टैक्स दे रहा हूं, इस बीच में कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देख देते हैं, मान लीजिए पवन सिंह है, पवन सिंह टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, और टैक्स का बर्डन भी पवन सिंह का सरकार पे है। तो ऐसा जब सिस्टम रहेगा तो ये होगा डायरेक्ट टैक्स, यानी खुद ही पे कर रहे हैं और बर्डन भी खुद ही झेल रहे हैं। दैट इज डायरेक्ट टैक्स, यानी जिसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो वही लिखा है, टैक्स बर्डन प्लस टैक्स पे टू द गवर्नमेंट सेम इंडिविजुअल, दोनों एक ही आदमी है, दोनों पवन सिंह ही हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स इसका एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें ना दोनों अलग अलग व्यक्ति है, यानी जो कर का भार है, जो कर का भार है और कर देने वाला व्यक्ति, ये दोनों अलग अलग है। यानी पैसा मेरे पॉकेट से जाएगा, लेकिन टैक्स कौन देगा? टैक्स देगा सरकार, टैक्स देगा दूसरा व्यक्ति सरकार को। पैसा मेरे पॉकेट से जाएगा लेकिन टैक्स देगा
सरकार को कोई दूसरा व्यक्ति। जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई, जैसे ये देखो, ये एक फैमिली है और ये मोदी जी है, ठीक है। और ये मान लीजिए आलोकनाथ की दुकान है, इनकी मान लीजिए दुकान है, इनका मान लेते हैं शॉप है, ग्रोसरी शॉप इनका है, यानी जो शॉपिंग करते हैं हम लोग मार्ट में वो। तो यहां देखिए, इनके पॉकेट से पैसा जाएगा, मान लो जीएसटी जाएगा, किसके पॉकेट से? इनके से जाएगा इनको, यानी टैक्स ये पे करेंगे इनको और ये देंगे सरकार को। यहां देखिए, यहां जो परिवार था, जो व्यक्ति था, वो सीधा सरकार को दे रहा था। यहां पर जो व्यक्ति है, यहां पर जो व्यक्ति है वह सीधा सरकार को नहीं दे रहा है, व्यक्ति बोलिए या परिवार बोलिए। इसने जो ग्रोसरी खरीदा है ये दुकानदार को देगा और दुकानदार जो है वो सरकार को देगा, यानी यहां पर व्यक्ति और सरकार के बीच में एक तीसरा दुकानदार भी आ गया। तो पॉकेट से किसका जाएगा? तो भार किस पर पड़ेगा? तो इन पर। लेकिन टैक्स सरकार को पे कौन करेगा? पॉकेट से तो इसका जा रहा है, लेकिन ये सीधा पे नहीं कर रहा है, ये इसको दे रहा है। जैसे हम और आप खरीदते हैं साबुन तेल, तो हम नहीं पे करते सरकार को, हम दुकानदार को देते हैं, पॉकेट से मेरा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इनको, तो यानी टैक्स पे कौन करेगा? तो ये। तो देखिए, टैक्स बर्डन किसी और पे और टैक्स पे कोई और कर रहा है, दैट इज अप्रत्यक्ष कर, दैट इज अप्रत्यक्ष कर। ये क्लियर है? दैट इज अप्रत्यक्ष कर। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई समस्या? कोई समस्या किसी को? अब देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वह प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वह रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष कर है, प्रकृति में, मतलब नेचर वाइज कैसा होता है? प्रोग्रेसिव। यानी प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, इसका हिंदी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर भी बढ़ेगा, इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। आप देखते हैं इनकम टैक्स में, आप देखते हैं इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपका आय बढ़ता है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ जाता है। दैट इज इनकम और टैक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो अप्रत्यक्ष कर को अगर देखते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति या नेचर रिग्रेसिव होती है। अर्थात
इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मतलब दुकानदार पे करता है ना भाई। आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आप बनाने वाले को देते हैं, एचपी को पैसा देते हैं कि दुकानदार को देते हैं? तो सिंपल मामला है। हम जब सीधा पे करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, और जब हम दुकानदार को देंगे, दुकानदार सरकार को देगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हम किसको पैसा देते हैं? एचपी कंपनी को देते हैं, लेनोवो को देते हैं कि दुकानदार को देते हैं? दुकानदार पे करता है ना। हाँ, प्रतिगामी और प्रगामी, बहुत बढ़िया, ये प्रतिगामी होता है। ये रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? रिग्रेसिव का मतलब है कि आय से इसको कोई लेना देना नहीं है, कर को। यानी आय आपका कुछ भी हो, आप 1 रुपए कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, या 1 करोड़ महीने में कमाते हो, टूथपेस्ट पर जो भी टैक्स लगना है, आप खरीदे, अंबानी खरीदे, कोई गरीब आदमी खरीदे, तीनों पे सेम ही लगेगा। अगर सेम कंपनी का टूथपेस्ट आप खरीद रहे हैं, सेम अमाउंट में खरीद रहे हैं, सेम है पूरा पेस्ट जो है, या सेम अगर प्याज खरीद रहे हैं, सेम अगर आलू खरीद रहे हैं, सेम अगर कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो आप खरीदें, अंबानी खरीदे, सबको सेम ही पैसा लगेगा। तो यहां पर आपके इनकम से कोई लेना देना नहीं है। तो गरीबों पर सबसे ज्यादा असर कौन डालता है? तो यही अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि प्रत्यक्ष कर में तो टैक्स ज्यादा लगेगा अगर इनकम ज्यादा है, तो इसलिए अगर इनकम कम है तो कम लगेगा, तो अच्छा है गरीबों के लिए। लेकिन ये तो गरीब रहिए अमीर रहिए, सब पर समान लगता है। ठीक है, तो इट इज इक्वल फॉर पुअर एंड रिच, इक्वल फॉर पुअर एंड रिच। गरीब और अमीर दोनों पर समान लगता है। गरीब और अमीर दोनों पर समान लगता है, इसलिए ज्यादा इंपैक्ट किसको डालता है? गरीबों के लिए कौन सा कर खराब है? यही अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो गरीब व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है। गरीब व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब बैडली, पुअर पीपुल आर बैडली इंपैक्टेड, उनको ज्यादा दुष्प्रभावित होता है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू चेंज इनडायरेक्ट टैक्स फॉर रिच एंड पुअर? नो, इनडायरेक्ट टैक्स रिच और पुअर के लिए सेम लगेगा। आप आइटम्स के हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे जो डेली बेसिस नीड की आइटम है उस पर आपने 5% कर दिया, मान लेते हैं, किताबों पर मान लो 5% कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो 5% रिच और पुअर के लिए सेम होगा। वो 5% ऐसा नहीं होगा कि फिर अंबानी को 10% लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये इनकम के हिसाब से डिपेंड नहीं करता। प्रोडक्ट पे आप 5% लगा दीजिए, लेकिन वो गरीब और अमीर दोनों को 5% देना होगा। ऐसा नहीं कि गरीब को 2% और अमीर को 5%, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जो है वो कैनन ऑफ इकोनॉमी, कराधान के 4 सिद्धांत होते हैं। कराधान के 4 सिद्धांत होते हैं, इसको देखना है। ठीक है, पहला सिद्धांत है समानता का। कैनन मतलब होता है सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वेलिटी। ये क्या बोलता है? कैनन ऑफ इक्वेलिटी बोलता है कि अगर हमारा इनकम ज्यादा है, ये एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए, यानी मोर इनकम मोर टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स के लिए तो वैलिड है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो वैलिड नहीं है। तो मोर इनकम मोर टैक्स, दैट इज कैनन ऑफ इक्वालिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी,
सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, यानी कर के सारे नियम जो है वह पहले से तय होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कर लग गया, अचानक से कर लगा दिया, आप अचानक से बोल दिए कि कल तक आपको कर भरना होगा, नहीं, कर संबंधित नियम पहले से तय होना चाहिए। ठीक है, तो कर संबंधित नियम की बात करता है, टैक्स रिलेटेड रूल्स। तीसरा है कैनन ऑफ इकोनॉमी, इसको कहते हैं मित व्ययता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मित व्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी, मित व्ययता का सिद्धांत। मित व्ययता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि टैक्स वसूलने में ज्यादा खर्चा हो जाए। पता चला कि जनता से वसूलना है 100 रुपया टैक्स और अधिकारियों पर खर्च हो गया 95 रुपए, ऐसा ना हो। अगर 100 रुपया का मान लेते हैं टैक्स वसूलना है, तो खर्च आपका 20% 30% हो, तभी तो आपको फायदा होगा। नहीं तो जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुन्ना हो जाएगा। 100 रुपया टैक्स वसूल रहे हैं, 98 रुपया खर्चा हो गया, तो 2 रुपया ना आया फिर। ठीक है, तो जितना खर्च हुई उतने पाए के विचार बटे एजा, ओकरा से बेसी खर्च कम करे के बा और फायदा बेसी कमाए के बाटे। लास्ट भइल कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का सिद्धांत। सुविधा यानी टैक्स भरने में आसानी हो। अब यही नहीं कि टैक्स भरने के लिए 4 दिन लाइन लगा रहे हैं, नहीं, ऑनलाइन पोर्टल हो, ऑनलाइन फॉर्म हो, सुविधा हो, तभी ना लोग टैक्स भरेंगे, नहीं तो टैक्से नहीं भरेंगे। सोचेंगे भैया 2 दिन का नौकरी का वेतने चल जाएगा टैक्से भरने में। तो कर देने में सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सुविधा नहीं रहेगी तब तक लोग टैक्स जो है वह नहीं देंगे। ठीक है, तो यही है कैनन ऑफ, यानी एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए सारे के सारे सिद्धांत जो हैं वह यही हैं। सारे के सारे सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा जो दिए गए हैं वह यही हैं। क्लियर है? एक दो टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। दोनों को समझते हैं और फिर उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है और अभी के बजट में उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई हैं, ये सब फिर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इस पॉइंट तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। सर साइंस क्लास कब से स्टार्ट होगा? हाँ, ये दिक्कत है इकोनॉमी में, ये दिक्कत तो है। साइंस क्लास कब से स्टार्ट होगा इसकी दिक्कत तो है। सर वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं नहीं चलता, हाँ ये भी दिक्कत है। एडम स्मिथ बताएंगे इसका आंसर। और कोई दिक्कत इसके अलावा? देखिए, आइए बहुत सारा कुछ इंटरेस्टिंग चीज को समझते हैं। देखिए, एक होता है फिनांस कमीशन, आपने सुना होगा, वित्त आयोग का नाम सुने हैं, पढ़ेंगे आप वित्त आयोग को, आप अपने पॉलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये फिनांस कमीशन जो है यह बेसिकली संविधान में है, आर्टिकल 280 में, और इसका काम होता है वित्तीय संसाधनों का, यानी पैसों का बंटवारा करना। किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस, यानी पैसों का बंटवारा करना, वित्त बंटवारा। ये इसका उद्देश्य है, वित्त बंटवारा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये वित्त बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस। अब जैसे सेंटर जो है, जो भी टैक्स का पैसा है उसमें से स्टेट्स को कितना देगा, तो यूनियन के पास जो टैक्स आता है, यूनियन टैक्स,
उसमें से स्टेट को कितना देगा। जैसे मान लो इनकम टैक्स का पैसा आया, जीएसटी का पैसा, ये सब सारा पैसा सेंटर के पास गया, तो ये सब सारा पैसा उसमें से स्टेट्स को कितना मिलेगा, ये फिनांस कमीशन डिसाइड करता है। जैसे मान लेते हैं कि फिनांस कमीशन ने डिसाइड करा कि जो सेंटर से जो यूनियन से जो सेंटर को पैसा जाना है, फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपया अगर सेंटर को आया तो 41 रुपए स्टेट के पास जाएगा, ये डिसाइड हुआ। ये स्टेट्स के लिए है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, यानी सेंटर और स्टेट के बीच बंटवारा कितना हुआ, तो 100 आया, मैंने 41 दे दिया। अब स्टेट तो मान लेते हैं 30 स्टेट्स है, तो 30 स्टेट्स में तो पैसा बटेगा, तो वो भी, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो सेंटर जो स्टेट को देता है इसको कहते हैं वर्टिकल, यानी हिंदी में ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं वर्टिकल। और स्टेट्स के बीच में जो आपस बिकता है, जो बटता है, उसको कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज वितरण। तो मेरे बताने का मतलब यह है कि यूनियन का टैक्स सेंटर और स्टेट में कितना जाएगा, यूनियन का सेंटर और स्टेट में कितना जाएगा, यह बेसिकली अगर देखा जाए तो यह फिनांस कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन सेस और सरचार्ज का पैसा फिनांस कमीशन डिसाइड नहीं करता। यानी जो सेस होता है और सरचार्ज होता है, अभी बताऊंगा उसके बारे में, ये दोनों चीजें डिसाइड नहीं करता। कौन? ये दोनों चीजें डिसाइड नहीं करता आपका फिनांस कमीशन। ये पूरा पैसा सेंटर के पास ही रहता है। यूनियन टैक्स वाला पैसा डिसाइड करता है फिनांस कमीशन, लेकिन सेस और सरचार्ज का पैसा फिनांस कमीशन के फॉर्मूले में शामिल नहीं होता है। सीडीएस परीक्षा में अभी रिसेंटली यह सवाल पूछा गया कि विच ऑफ दीज टैक्सेस आर नॉट डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में कौन सा ऐसा टैक्स है जो डिवाइड नहीं होता। यही सेस और सरचार्ज का पैसा डिवाइड नहीं होता, यह सारा पैसा केंद्र रखता है, स्टेट्स को इसका हिस्सा नहीं मिलता। बाद बाकी सारे टैक्सेस में स्टेट का हिस्सा होता है, जो वे फिनांस कमीशन जो भी प्रतिशत डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम सेस और सरचार्ज को समझेंगे। इसके अलावा दो छोटा छोटा और कॉन्सेप्ट है। एक हमने रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव देखा, अगला है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव हमने देख लिया। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव का एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये चारों चीज सबसे पहले हम समझ लेते हैं, तब फिर हम डायरेक्ट टैक्सेस में आएंगे कि कौन से डायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया गया है। ठीक है, कौन से डायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया गया है, और फिजिकल पॉलिसी में आपको फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है, अभी कौन सा फिनांस कमीशन चल रहा है, इसके बारे में भी कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि फिनांस कमीशन का यह काम है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करना। आर्टिकल 280 में आता है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है। तो ये जो संवैधानिक बात है वो पॉलिटी वाले क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कल ही हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे इनका पैसा जो है वो डिसाइड होता है। तो वर्टिकल का तो मतलब हो गया कि भैया सेंटर ऊपर है, स्टेट नीचे है। सेंटर ने कह दिया जो मेरे पास आ रहा है उसका 40% हम दे देंगे। अब स्टेट्स के बीच में कैसे जुड़ेगा? जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का 10 बच्चा है, अब उसने कह दिया कि हम 100 रुपए दे देंगे बच्चों को। अब इन बच्चों में 10 बच्चों में कैसे बटेगा? क्या 10 बच्चों में 10-10 रुपए करके बटेगा, या एक बच्चे को ज्यादा मिलेगा एक को कम मिलेगा? ये कैसे बटेगा? इसका जो फॉर्मूला है इसको हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कहते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले पर कल हम लोग बात करेंगे जब हम फिनांस कमीशन पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक टैक्स है, तो अभी हम टैक्सेशन पर ही रहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि टैक्सेशन का पैसा यही बोलता है कि केंद्र को राज्य को कितना देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए सेस और सरचार्ज, तब हम चलेंगे आपको प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव पर। तो सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है? तो ये तो समझ गए कि वित्त आयोग इसको अपने फॉर्मूले में शामिल नहीं करता है, ये तो समझ गए।
दूसरा आपको क्या समझना है कि ये जो सेस क्या है और सरचार्ज क्या है। देखिए, सबसे पहले सरचार्ज पर बात करते हैं। तो सरचार्ज जो है वो कर पर कर है, टैक्स ऑन टैक्स, कर पर कर। और ये है टैक्स ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। क्या है? दूसरा, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। नो ऑब्जेक्टिव। एक सरचार्ज है जिसका उद्देश्य है, बाद बाकी का कोई उद्देश्य नहीं होता, एक है बस, बाद बाकी का यूजुअली कोई उद्देश्य नहीं होता। एक एक्सेप्शन है जिसका उद्देश्य है, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एक सरचार्ज है, एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो आप कहोगे सर उद्देश्य कहां लिखा है? तो देखो भैया, उद्देश्य यही लिखा हुआ है, यानी इस पैसे, ये जो पैसा लगाया जाएगा, ये जो सरचार्ज लगेगा, इस पैसे का खर्च जो है वह समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा। ये पैसा किस पे, ये जो सरचार्ज है किस पे लगता है? बाहर से आ रही आयातित वस्तुओं पर लगता है। इस पे हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तो ये एक अपवाद है जिसमें उद्देश्य लिखा हुआ है। सरचार्ज में कोई उद्देश्य नहीं लिखा होता है, सेस में उद्देश्य होता है, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट सेस, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस। तो इसमें इसका उद्देश्य होता है। क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। और तीसरा अंतर है, फिनांस कमीशन में यह शामिल नहीं होता, फिनांस कमीशन में यह शामिल नहीं होता। अब एक एग्जांपल से कैलकुलेट करके इसको समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास 1,00,000 रुपए का इनकम है, ठीक है, 10% उस पर लगा टैक्स, और मान लीजिए 3% उस पर लगा सरचार्ज। तो अमाउंट कितना होगा? तो टैक्स कितना लगा? तो 1,00,000 अमाउंट है, उस पर टैक्स कितना लगा? 10%। तो 10% ऑफ 1,00,000 कितना होगा? 10,000 होगा। अब सरचार्ज कितना है? 3%। तो सरचार्ज टोटल अमाउंट पे नहीं लगेगा, ये टैक्स ऑन टैक्स है, मतलब टैक्स पे लगेगा। टैक्स कितना है? 10,000। अब 10,000 पे लगेगा 3%, यानी कितना हो गया? 300। यानी टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हो गया? 10,000, 10K प्लस 300, यानी 10,300। दैट इज टैक्स प्लस सरचार्ज। अब ऐसे नहीं होता कि 10 प्लस 3 13 कर दिए और 13% लगा दिए 1,00,000 पे, तब तो 1,30,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, 10% लगेगा, फिर उस 10% का 3% निकलेगा, टैक्स पे फिर टैक्स, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 1% सेस है, मान लो सेस, मान लो हेल्थ सेस, क्योंकि सेस का ऑब्जेक्टिव होता है। सरचार्ज में एक ही सरचार्ज है जिसका ऑब्जेक्टिव है, बाद बाकी सरचार्ज का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये जो लगा, तो टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा टैक्स, यानी सेस। टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा, जो सेस लगेगा, तो इन दोनों पे लगेगा। तो ये कितना है? 10,000, ये कितना है? 300। अब इस पे लगेगा 1%, तो 10,300 का 1%, यानी 103 रुपया। यानी टोटल अगर हम जोड़े तो टोटल कितना हो जाएगा? टैक्स 10,000, सरचार्ज 300 और सेस
हेल्थ सेस, स्वास्थ्य पे खर्च होगा इसका पैसा 103, यानी 10,403। टोटल इतना लगेगा, टोटल इतना लगेगा। अब अगर यहां पर सरचार्ज नहीं होता तब ये 0 होता, तो यहां पर 10,000 पे लग जाता, लेकिन सरचार्ज है तब टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा सेस, उस पे लगेगा, उस अमाउंट पे लगेगा। अब ये नहीं सोचिए आप कि 1 लाख पे 14% लगा देंगे, ऐसे नहीं, बारी बारी से लगेगा, ठीक है, इसलिए अलग अलग है। 1 लाख पे 14% लगाना होता तो सीधा बोल देता 14%, अलग अलग क्यों बोलता फिर। अब जो ये सरचार्ज जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इस सोशल वेलफेयर सरचार्ज को बाहर से जो सामान आता है तो उस पर हम लगाते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। उस कस्टम ड्यूटी, मान लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी पे ये लगता है, जैसे मान लो कस्टम ड्यूटी मान लेते हैं 5% है, ठीक है। तो 2 लाख का सामान आया तो 2 लाख के सामान पर 5% लगेगा कस्टम ड्यूटी, तो 2 लाख का 5% कितना होगा 10,000, और उस 5% पर उस 10,000 पे लग जाएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज 3%, मान लो जो भी अमाउंट है। तो वैसा ही है, कस्टम ड्यूटी पर लगता है तो कस्टम ड्यूटी कुछ भी ले लो, मान लो कस्टम ड्यूटी है 5% और सरचार्ज है 3, मान लो 2%। तो मान लेते हैं बाहर से 2 लाख का माल आ रहा है, तो 2 लाख पे कस्टम ड्यूटी कितना लग जाएगा, 2 लाख पे कस्टम ड्यूटी लगेगा 5%, तो कितना हो जाएगा 10,000। अब इस 10,000 पर 2% का सरचार्ज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा सामने वाले को, 10,200 रुपया। अब इसमें से जो 200 होगा, जो सरचार्ज है, उसका जो खर्च होगा वो होगा समाज के कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो ये जो सरचार्ज है इसका खर्च समाज के कल्याण के लिए होगा, इसका खर्च समाज के कल्याण के लिए होगा, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आइए, तो सेस और सरचार्ज का मामला तो क्लियर है। अब चलते हैं, एक 2 टर्मिनोलॉजी और है। जैसे हमने एक देखा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या था, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, और ये डायरेक्ट टैक्स से इसका संबंध था, जैसे इनकम टैक्स देख लिया हम। दूसरा है रिग्रेसिव, इसमें क्या देखें, इनकम और टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, जो अप्रत्यक्ष कर में होता है सब पर समान लगेगा और ज्यादा भार गरीबों पर पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर पे। तीसरा है प्रोपोर्शनल और एक है डिग्रेसिव। और एक है डिग्रेसिव। अब इसका हिंदी तो मत जानिए, प्रोपोर्शनल का आनुपातिक होगा, हिंदी तो समझ करके कोई विशेष फायदा नहीं है, ठीक है। क्लियर है मामला। कस्टम ड्यूटी लगता है बाहर से जब सामान आता है ना, तो दूसरे देश से जब भारत की सीमा में सामान एंटर करता है तो वहां पे लगता है सीमा, और आप हमारे सीमा में एंटर कर रहे हैं इसलिए लगता है सीमा शुल्क। क्लियर है। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है और डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? तो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, आगे तो हम डिग्रेसिव समझते हैं। तो डिग्रेसिव का मतलब है कि एक सीमा तक प्रोग्रेसिव रहेगा, ठीक है, एक सीमा तक प्रोग्रेसिव, यानी आय बढ़ रहा है तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। आय बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। देखिए, मान लो इनकम बढ़ा तो पहले 5% लगा, मान लो आपका इनकम 2 लाख है तो उस पर 0%, फिर 5%, 10%, 20%, फिर एक सीमा के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद कितना भी टैक्स आपका इनकम बढ़ेगा, टैक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं डिग्रेसिव।
डिग्रेसिव में प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, और प्रोपोर्शनल है ये वाला। प्रोपोर्शनल का मतलब है आपका इनकम कुछ भी हो, आप पर एक ही टैक्स लगेगा। मान लो 10% लगना हो, 20% लगना हो, 30% लगना हो, आपका इनकम कुछ भी है, आप पर एक ही फ्लैट टैक्स लगेगा। और ये भी प्रत्यक्ष कर के लिए होता है प्रोपोर्शनल, कि आपका इनकम कुछ भी है, एक ही टैक्स लगेगा। यूजुअली हम लोग का क्या होता है, इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। प्रोपोर्शनल कहता नहीं, आपका इनकम कुछ भी हो, आप पर सेम टैक्स लगेगा। अब आपको एक उदाहरण से दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए इसी को ले लीजिए। देखिए, अब इसको भी छोड़ दीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, इसको ले लीजिए, उसको भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। ऐसा है, इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स बढ़ रहा है। इनकम 2.5 लाख तक था जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख हुआ तो टैक्स बढ़ के 5% हो गया। 5 लाख से 10 लाख हुआ तो टैक्स बढ़ के 20% हो गया। यानी इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स बढ़ रहा है। दिस इज प्रोग्रेसिव, दिस इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। और फिर 10 लाख से ऊपर गया तो 30 लाख, 30% हो गया। तो दिस इज प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इस 30% के बाद सोचिए, यह है प्रोपोर्शनल। कैसे? अब 10 लाख से 10 लाख है तब भी 30% लगेगा, 11 लाख है तब भी 30% लगेगा, 12 लाख है तब भी 30% लगेगा, 50 लाख है तब भी 30% लगेगा, 1 करोड़ है तब भी 30% लगेगा, 10 करोड़ है तब भी 30% लगेगा, 100 करोड़ है तब भी 30% लगेगा। यानी आपका इनकम कुछ भी है, टैक्स एक फ्लैट लेवल पे लगेगा, ठीक है। आपका इनकम कुछ भी है, टैक्स एक फ्लैट लेवल पर लगेगा। यानी 10 लाख तक, मान लो यहां 10 लाख है तो इस तक आपको 30% लगा, ठीक है। ये 30% है, 10 लाख आपका इनकम है, 30% लगा। अब 10 लाख के ऊपर आप कितना भी चले जाइए, आप 50 लाख चले जाइए तब भी यही 30% लगेगा। आप 1 करोड़ चले जाइए, मतलब ये फ्लैट हो गया लाइन। आपका इनकम बढ़ेगा लेकिन टैक्स वही लगेगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। यानी अगर इस फोटो में देखें तो यहां तक तो प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसके बाद प्रोपोर्शनल है। तो स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिव है, फिर प्रोपोर्शनल है, एकदम सेम लेवल का टैक्स सब पे लगेगा। इसी को कहते हैं डिग्रेसिव। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, आपका इनकम कुछ भी हो, टैक्स सेम लेवल। तो यहां के बाद से प्रोपोर्शनल सिस्टम आ गया, इस जगह के बाद से। इसके पहले तक प्रोग्रेसिव था, इसके बाद प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल को मिला देंगे तो हो जाएगा डिग्रेसिव। हमारा सिस्टम जो भारत में है वो डिग्रेसिव है। हम एक सीमा तक तो प्रोग्रेसिव होते हैं और उसके बाद हम प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है दैट इज डिग्रेसिव, आप देख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू में आएगा तो क्या मानेंगे, प्रोग्रेसिव। एमसीक्यू में आएगा तो क्या टिक मारेंगे, प्रोग्रेसिव। ये ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में टिक मारना है आपको इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव ही है, बाद में जाकर के वो
प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिव रहता है, बाद में प्रोपोर्शनल बन जाता है, तो हमारा टैक्स जो है वो डिग्रेसिव सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा यह प्रोग्रेसिव ही होता है। ठीक है, इसलिए इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है, ऐसा हम टिक मारेंगे। ठीक है जी। तो ये है प्रोग्रेसिव और डिग्रेसिव। तो डिग्रेसिव कुछ नहीं है, डिग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल, कि एक सीमा तक बढ़ेगा इनकम के साथ टैक्स, उसके बाद प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए डायरेक्ट टैक्स में, और फिर इसको हम लोग समाप्त करेंगे। संजीव कुमार जो भी देगा आपको क्या बताए कि आपको क्या मारना है टिक? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव नहीं होगा तो डिप्रेसिव नहीं है, डिग्रेसिव है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस पर। अब एक तो ऐसा आपको आज फोटो देंगे, पिक्चर बताएंगे, जिस फोटो से आपको कोई टैक्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, जिस टैक्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन वाले में तो अब एक ऐसा आपको तस्वीर बताते हैं, जिस तस्वीर से आपका वनडे एग्जाम से लेकर के जो जो भी एग्जाम होगा, उन सारे एग्जाम्स में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष कर को। इसमें प्रत्यक्ष कर को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, कुछ बोलिए, स्टार्ट किया जाए कि?
कट करें? आइए, डायरेक्ट टैक्स देखिए, डायरेक्ट टैक्स कैसे काम करता है। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लग सकता है? तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स दो पे लग सकता है। देखिए, एक ही भाषा लिखूंगा क्योंकि नहीं तो फिर फोटो बहुत अजबजा जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स दो पे लग सकता है। किस पे? एक कंपनी पे और एक व्यक्ति पे। एक कंपनी पर और एक इंडिविजुअल पर। एक कंपनी पर और एक इंडिविजुअल पर, ठीक है। कंपनी पे जो लगेगा तो वो दो चीजों पे लग सकता है। कंपनी के प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट दो तरीके से हो सकता है। कंपनी अपना माल बेचे तो प्रॉफिट। संजीव कुमार बेटा मेरा सोना, बाबू मेरा, दिल से दुख हो रहा है तुम्हारी बात सुन करके। बाबू मेरा, ये प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। बाबू मेरा सोना, मेरा लाडा, अप्रत्यक्ष कर है। बाबू मत परेशान हो बेटा, तुम्हारा परेशान होकर के मन करता है कि अपने बॉडी में हम लोहा उहा मारे। मत परेशान हो बेटा मेरा, प्रत्यक्ष कर पढ़ लो। बाबू मेरा सोना, आओ। तो कंपनी, कंपनी को जो है वो दो तरीके से फायदा हो सकता है। कैसे? तो कंपनी का प्रॉफिट दो तरीके से हो सकता है, इसको कहते हैं लाभ। एक अपना वस्तु प्लस सेवा बेच करके, जैसे मान लो एडिटोरिया है, आपको गुड्स बेचेगा, किताब बेचेगा या फिर टीचिंग सर्विसेज देगा इससे। और दूसरा है कि कंपनी ने अपना संपत्ति बेच दिया। मान लो एडिटोरिया ने अपना कंप्यूटर बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया, जो भी संपत्ति बेच दिया, एसेट बेच दिया, ठीक है। तो दूसरा अपना परिसंपत्ति, इकोनॉमी में एसेट को परिसंपत्ति बोलते हैं, एसेट बेच दिया। और ध्यान रखिएगा, इससे प्रॉफिट आया है। क्या आया है? इसको ध्यान रखना है, किससे प्रॉफिट आया। ये नहीं कि नुकसान में बेच दिया, प्रॉफिट आया है, इससे आया है प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा, ठीक है। और दूसरा है, दूसरा क्या है? जो कंपनी ही पे करती है, वो कौन सी कंपनी होती है? दूसरा जो पे करती है, एक कंपनी होती है जो पे करती है, दैट इज स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी यानी नई नई कंपनी है वो पे करती है, स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। स्टार्टअप कंपनी। और तीसरा पे करना पड़ता है विदेशी फॉरेन डिजिटल एड कंपनी को। तो एक स्टार्टअप कंपनी और एक फॉरेन डिजिटल एड कंपनी, एडवर्टीजमेंट कंपनी। अब समझेंगे सब कुछ धीरे धीरे, ठीक है। ये हो गया, धीरे धीरे समझेंगे ये सब क्या है। इधर व्यक्ति को अपने आय पर, अपने आय पर यानी इनकम पर पे करना पड़ता है, दैट इज इनकम टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। और व्यक्ति एक आय कमा सकता है और व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति बेच सकता है। जैसे कंपनी ने अपनी संपत्ति बेची थी, तो वैसे व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति बेचकर, सेलिंग एसेट, एसेट बेचकर। जैसे मान लो मेरे पास कोई पेंटिंग थी, वो मैंने बेच दिया, ऐसा अपना एसेट बेचा, एक मेरी इनकम पर और एक मैंने जो एसेट बेचा है, ठीक। तो प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उस पर जो टैक्स लगता है,
इसको हम कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर। और बहुत सारी कंपनियां जीरो टैक्स दिखाती है। क्या दिखाती है? जीरो टैक्स, मतलब जीरो प्रॉफिट दिखाती है। बेसिकली बोलती है मेरा प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, अपना बुद्धि लगा करके बोलती है प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। उनको देना पड़ता है मैट। क्या देना पड़ता है? मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट देना पड़ता है। तो जिन्होंने प्रॉफिट दिखाया है उनको कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ता है, और जिन्होंने प्रॉफिट नहीं दिखाया है भारत सरकार उन कंपनियों पर भी टैक्स लगाती है जिसको हम मैट कहते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर। ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पे, परिसंपत्ति पे। तो एसेट को बेच करके कंपनी जो टैक्स कंपनी को जो टैक्स देना पड़ता है, ये सब टैक्स कंपनियों को देना है, ये कंपनी को मिल नहीं रहा है, टैक्स तो सरकार को मिलेगा ना भाई। तो परिसंपत्ति को बेच करके, यानी कंपनी अगर अपना एसेट बेचती है, एडिटोरिया ने अपनी संपत्ति बेच दी मान लो, इसको बेच करके एडिटोरिया को जो टैक्स मिलता है दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। स्टार्टअप कंपनी जिनको क्या होता था पहले स्टार्टअप कंपनी पर, कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है और उस पर किसी ने निवेश किया, मान लो कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, जैसे मान लेते हैं एडिटोरिया, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है और उस पर किसी विदेशी व्यक्ति ने या किसी ने भी इन्वेस्ट किया, सब आ रहे बेटा, संजीव बाबू मेरा सोना वेट कर ले थोड़ा सा। स्टार्टअप कंपनी है और किसी ने इन्वेस्ट किया उस पर, तो होता क्या था कि मान लीजिए कि जो भी इन्वेस्ट, जैसे मान लो कि कोई एडिटोरिया में मान लेते हैं मैंने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ का, तो एडिटोरिया को जो इन्वेस्टमेंट मिला है, यानी एडिटोरिया को कितना मिला 1 करोड़, उस पर एडिटोरिया से टैक्स लिया जाता था, हमसे नहीं, किससे? एडिटोरिया देता था। तो इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए जो भी पैसा है, जो भी प्राप्त हुआ है, उस पर एडिटोरिया जिस कंपनी को मिला है वो कंपनी कुछ देती थी टैक्स, उसको कहते थे एंजल टैक्स। तो ये किसको पे करना पड़ता था? ये पे करना पड़ता था जो भी निवेश मिला है उस निवेश के हिसाब से कंपनी को पे करना पड़ता था, स्टार्टअप कंपनी को। ठीक है, एंजल टैक्स। दूसरा क्या होता था, ये था फॉरेन डिजिटल एड कंपनी। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का आपने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया, या फिर मान लीजिए एडोब का आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया, या फिर जैसे आपने देखा होगा गूगल ऐड, इंस्टाग्राम में भी प्रमोशन होता है, यूट्यूब पे भी ऐड आता है। तो ये सब ऐड जब ये कंपनी करती है, जिसको हम डिजिटल ऐड वाली कंपनी कहते हैं, विदेशी कंपनी, तो ये लोग भारत की सरकार को टैक्स नहीं देती थी। बोलती थी कि देखिए हम भले आपके लोगों का ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा सर्वर यूएसए में है, तो हम यूएसए की सरकार को टैक्स देंगे। तो भारत की सरकार ने कहा कि तुम्हारा सर्वर भले यूएसए में है, लेकिन तुम पैसा किससे कमा रहे हो? तो भैया भारत के ग्राहक से। हम और अलग अलग कोचिंगें प्रमोट करती है तो तुम पैसा कमाते हो, उसका ऐड का पैसा तुम उनसे लेते हो। तो जब तुम पैसा हमारे लोगों से कमा रहे हो तो टैक्स तुमको भारत की सरकार को देना पड़ेगा। तो तुम्हारा सर्वर कहां है, अलुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भारत के लोगों का से पैसा कमा रहे हो। जैसे मान लो मेरी एडिटोरिया कंपनी है, मान लो मैंने गूगल से ऐड दिया, गूगल ऐड, तो गूगल मेरे से पैसा कमाया और टैक्स देगा अमेरिका में जाके, अमेरिका की सरकार को, तो नहीं चलेगा। तुमने भारत के लोगों से पैसा कमाया है, तुमने भारत के लोगों ने तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खरीदा है, तो तुमको भारत की सरकार को एक मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। उसको कहते थे आपका जो इसका नाम था इक्विलाइजेशन लेवी, समकारी कर।
और इसको दूसरा नाम था एक कमकारी लेवी। लेवी मतलब एक तरह से कर ही है। और एक दूसरा नाम था इसका गूगल टैक्स। गूगल टैक्स। गूगल टैक्स, ठीक है, गूगल टैक्स। और फिर एक और है कि व्यक्ति अपने आय पे तो इनकम टैक्स, और व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति बेचता है और उससे अगर उसको फायदा होता है, घाटा में नहीं, फायदा होता है, तो उससे उस व्यक्ति को एक टैक्स देना पड़ता है जिसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। इसमें कोई व्यक्ति ने, मान लेते हैं, शेयर मार्केट से शेयर खरीदा, हमने 100 का शेयर खरीदा, मान लो 150 का हो गया, यानी 100 का बॉन्ड खरीदा, मान लो 150 का हो गया, तो 50 का फायदा हुआ। तो वो जो 50 हम जब जो हमको फायदा हुआ है उस पर सरकार एक टैक्स लगाती है जिसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। यानी व्यक्ति की इनकम पर तो इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन व्यक्ति ने कोई संपत्ति बेचा है और अगर उसको फायदा हुआ है तो उस पर लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कंपनियों पे भी लगता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई पिक्चर उसने कोई बेचा और उस पिक्चर को उसने खरीदा था मान लेते हैं 100 में और बेचा मान लेते हैं 250 में, तो 150 का उसको बेनिफिट हुआ, तो वो 150 पे लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स फायदा होगा तब। अब घाटा होगा तो फिर, जब घाटे हो गया तो फिर टैक्स क्या दीजिएगा, फायदा होने पे लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। तो व्यक्ति पे भी लगेगा और साथ ही साथ जो कंपनी है उस पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। यहां तक कोई दिक्कत है? हम्म, चलिए एक बार उसको ऑन करिए कमेंट। ठीक है जी। अब आते हैं इंडिविजुअल, एक एक पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि फिर आपके लिए चीजें आसान रहे। ठीक है, अब एक एक पर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है वह बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं, अब एक एक करके जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लोग इसमें कम देखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी में। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष कर। सबसे पहला क्या है? प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति से सीधा वसूला जाता है जो इसका वास्तविक बोझ उठाता है। तो प्रत्यक्ष कर जो है
वह व्यक्ति देता है, भार भी उसी पर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जैसे आयकर, वही व्यक्ति आय कमाता है और वही व्यक्ति उसको भरता है। अंग्रेजी में भी सेम चीज मिलेगा यहां पर। तो डायरेक्ट टैक्स उसी पर है, जो उसका भार बढ़ता है वही उसको पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? किसी अन्य से वसूला जाता है लेकिन इसका बोझ अंततः उपभोक्ता उठाता है। तो सरकार को देता है दुकानदार, और सरकार को देता है दुकानदार, और दुकानदार पे करने वाला दुकानदार है लेकिन बोझ उठाने वाला तो व्यक्ति ही होता है। जैसे जीएसटी। ठीक है, जीएसटी। तो ये जो है वह प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में था। ठीक है। इसके बाद आते हैं जो हमने देखा प्रोग्रेसिव, फिर प्रोपोर्शनल, फिर रिग्रेसिव, और ये है डिग्रेसिव। ये चारों हम लोगों ने देख लिया। तो प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव हो गया, और हमने डिग्रेसिव और ये प्रोपोर्शनल देख लिया। प्रोपोर्शनल मतलब सेम लेवल पे लगेगा हमेशा, और डिग्रेसिव ऐसा। तो इसका ग्राफ याद रखेंगे ना तो काम आपका हो जाएगा। ऐसा ये डिग्रेसिव है, ये जो है ये प्रोपोर्शनल है कि फ्लैट 10% मान लो, 10% ही नहीं लगता, वो एग्जाम्पल दिया हूं। ये है प्रोग्रेसिव, और ये है, इसमें हो जाएगा, ये बेसिकली होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव ऐसा क्यों लग रहा है कि कम लोग हैं? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई में थोड़ा नहीं होकर के कहाँ है कि लोगों की संख्या काउंट कर रहे हैं आप लोग। उसका फिर आप मत फंसिए। बहुत लोग जो है वो छठ के बाद अभी तक उसको उनका नींद नहीं टूटा है। अभी व्रत व्रत किए थे ना वो लोग, तो उनका नींद नहीं टूटा है। नींद टूटेगा तो फिर आएंगे, फिर लास्ट में गाली मास्टर को लेके, वो तो बनता है। क्यों सर आया नहीं? लास्ट में आप हमको 15 दिन में बताए थे लेकिन आया नहीं, कैसे होगा सर? गाली नॉर्मल। ठीक है, वो देना है, उसमें कमी नहीं करनी है, वो तो चुन चुन करके देना है एकदम, वेबसाइट पे जाके अलग अलग जगहों पर। ठीक है। अगला है कैनन ऑफ इक्वालिटी, आय के अनुसार कर लिया जाए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, टैक्स रेट डेट सब कुछ पहले से डिसाइड हो, कन्वीनियंस आसानी हो पे करने में, और कैनन ऑफ इकोनॉमी ऐसा ना हो खर्च ज्यादा हो जाए। ठीक है। अब आइए सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में जो हमको सबसे पहले देखना है, जिसे हमने लाइन से इसको आपको दिया हुआ है, इसको देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहला है निगम कर, जो हम कॉर्पोरेशन टैक्स अभी देखे। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनियों के मुनाफा पर लगने वाला कर है। सारा कुछ मैं बता चुका हूं यहां पर। तो कंपनियों के प्रॉफिट पर लगने वाला जो टैक्स है दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। यही वाला फोटो को बता रहा हूं लिखे हुए फॉर्म में। अब देखिए ये कैसे है। तो वैसी कंपनियां जो नई है, नई कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्टर्ड हुई हैं, उन पे जो लगता है वह 15% प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस। तो 15% प्लस 10% प्लस 4%, तो मतलब ये 29% नहीं है क्योंकि सेस और सरचार्ज है, तो वो तो टैक्स ऑन टैक्स होगा ना। तो टोटल लगता है 17%। टोटल लगता है 17%। अब जो कंपनियां नई नई है उस पे तो 17% लगा, भारतीय कंपनी। अब उसको छोड़ करके जितनी कंपनी बच गई, यानी इस वाले को छोड़ करके जो भी कंपनी अब भारत की बच गई, उन सब से लिया जाता है 25%। और विदेशी कंपनी जो भारत में लाभ अर्जित कर रही है, मान लो विदेश से मान लेते हैं कॉग्निजेंट करके कंपनी आई, वो भारत में लाभ कमा रही है, तो उस लाभ पर जो उसको कॉर्पोरेशन टैक्स देना होगा, क्योंकि ये लाभ पे लगता है, वो है लगभग पहले 40% लगता था, लेकिन बजट 2024-25 में इसको कम करके 35% कर दिया गया है। और वैसी कंपनियां जो शून्य लाभ दिखाती है, शून्य लाभ, उन कंपनियों पर लगता है 15% मैट। एक टर्म होता है बुक प्रॉफिट, वो अकाउंटेंट वाला होता है, अकाउंट वाले लोग जानते हैं, उस पे जेम्स बॉन्ड नहीं बनना। तो 15% बुक प्रॉफिट पे लगता है। वो लोग अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ बुक प्रॉफिट एक अमाउंट आएगा, उस पे 15% लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15% किसी पे तो लगेगा, तो लाभ तो जीरो है, तो फिर किस पे लगाएगा? तो 15% लाभ पे, तो लाभ तो जीरो है, तो फिर तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए बुक प्रॉफिट कुछ होता है, अकाउंटिंग टर्म है, उस पे लगता है ये 15%। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। दोनों एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक साइड इंग्लिश है, एक साइड हिंदी है। कॉर्पोरेशन टैक्स कानून, क्योंकि कर जो है ना, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, कर कानूनी लगाया जा सकता है,
नॉर्मल में आप कर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1916 के तहत लगता है। क्लियर है? ये है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये 1961 पे लगता है। ये कितना है? 1961 होगा। ये गलत लिखा गया, ये 1961। इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 का ही है। अगला ये मैट। तो मैट जो है वो 15% लगा। ऐसी कंपनियां जो लाभ में होते हुए भी जीरो दिखाती है फायदा, बोलती है टैक्स नहीं देंगे, तो उन जीरो कंपनियों से टैक्स बचाव को रोकने के लिए ऐसा लागू किया गया मैट, ठीक है। तो मैट लागू किया गया था 1996 में, पी चिदम्बरम ने इसको लागू किया था। और स्टार्टिंग में इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा था, आई थिंक 18% था। बाद में इसको वर्तमान सरकार ने इसका परसेंटेज जो है वो 15% कर दिया। तो जब चिदम्बरम लगाए थे तो ये सारा 18% था, 18.5%, और बाद में ये 15% हो गया। अब मैट जो है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है। इसी का एक और टैक्स है जिसका नाम है एएमटी। बस एम और ए का आदान प्रदान हो गया है। तो ये है मिनिमम अल्टरनेटिव, एएमटी है अल्टरनेटिव मिनिमम, ये है न्यूनतम वैकल्पिक। एएमटी है वैकल्पिक न्यूनतम, इधर उधर पलट गया केवल। अब ये क्या है? तो अगर कोई कोऑपरेटिव कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप जानते हैं कि अगर कोई एक, मान लो 10 लोग मिल गए, 20 लोग मिल गए और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिए कि भैया हमको जो है वह एक साथ मिलकर के दूध बेचना है, हमको एक साथ मिलकर के खेती करनी है, तो एक साथ मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। तो अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराए हुए हैं सरकार से, तो वैसी कंपनी अगर अपना प्रॉफिट जीरो दिखाती है तो उस पर एएमटी लगता है। सामान्य कंपनी अगर अपना जीरो दिखाएगी तो उस पर लगेगा मैट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली कोई अगर है तो उस पर लगेगा एएमटी। बस अंतर यही है। सामान्य अगर एडिटोरियल अगर ऐसा करेगी तो मैट लगेगा, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल ऐसा करेगा तो उस पर एएमटी लगेगा, क्योंकि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल जो दूध पीते हैं आप, सुधा, ऐसा, ठीक है। तो कंपनी और कोऑपरेटिव जो कंपनियां होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, दोनों में अंतर होता है। वो सब अकाउंट्स के टर्म्स में आप समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों अलग अलग तरह से रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो एक पे मैट, एक पे एएमटी, खाली नाम अलग अलग है, परसेंटेज दोनों में सेम है। मैट भी 15%, एएमटी भी 15%। बस अंतर यही है कि कोऑपरेटिव पे जो लगता है वो एएमटी है, और नॉर्मल कंपनियों पे जो लगता है वो मैट है। बस डिफरेंस का पॉइंट बिंदु जो है वो यही है, ठीक है। क्लियर है? अब आइए, यह सवाल यूपीएससी में भी इस बार पूछ दिया था, एकदम यही स्लाइड। क्या पूछा कि ग्रामीण भूमि पर पूंजीगत लाभ कर लगता है, गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या लिखे हुए हम, शहरी कृषि भूमि पर लगता है। ग्रामीण भूमि को अगर बेचा जाए, ग्रामीण कृषि भूमि को, और अगर उससे फायदा मिलेगा तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती है। लेकिन शहरी कृषि भूमि को अगर आप बेच रहे हैं और उससे आपको फायदा हुआ, मान लेते आपने 1 लाख में खरीदा था, आपने 2 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख का फायदा हुआ, तो उस पर सरकार पूंजीगत लाभ कर लेगी। अभी हम पढ़े कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कंपनी जब अपना एसेट बेचती है या व्यक्ति अपना एसेट बेचता है और उसको फायदा होता है, ध्यान ये देना है, फायदे पर ही मिलेगा ना, घाटा होगा तो थोड़े मिलेगा। तो व्यक्ति बेचे या कंपनी बेचे, कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। जैसे मान लो आपने कोई संपत्ति बेच दी, कोई पेंटिंग बेच दिया, ज्वेलरी बेच दिया, बॉन्ड बेच दिया, शेयर बेच दिया, इन सब पर, इन सब से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा पूंजीगत लाभ कर। इन सब के प्रॉफिट पर आपको देना होगा, ठीक है, दैट इज पूंजीगत लाभ कर। तो व्यक्ति को भी देना होगा, कंपनी को भी देना होगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स ये व्यक्ति को भी देना होता है, कंपनी को भी देना होता है, ठीक है। अब कैपिटल गेन्स टैक्स 2 तरीके का होता है। एक शॉर्ट टर्म में, मान लो कि आपने कोई सामान खरीदा और 24 महीने के भीतर बेच दिया उसको, और शेयर और बॉन्ड के लिए ये 12 महीना है, तो आप पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और अगर आपने कोई सामान खरीदा
और 24 महीने के बाद उसको आप बेच रहे हैं, तो आप पे लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, तो वही है। अगर किसी का संपत्ति को 24 महीने, कोई संपत्ति है, मान लो आपकी संपत्ति है, ज्वेलरी है, कंपनी की संपत्ति है, इसको 24 महीने के भीतर आप बेच दिए, खरीदे उसके बाद 24 महीने के भीतर बेच दिए, तब अगर कोई फायदा हुआ तो उस पर शॉर्ट टर्म लगेगा। लेकिन शेयर और बॉन्ड के लिए ये 24 महीना नहीं, ये 12 महीना होता है। और 24 महीने के बाद अगर बेचेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म लगेगा, लेकिन शेयर और बॉन्ड के लिए 12 महीना। मतलब शेयर और बॉन्ड को 12 महीना कंसिडर करते हैं, उसको छोड़ करके बाद बाकी सारे आइटम्स 24 महीने के लिए होते हैं। ठीक है, ये अभी 20% लगता है, पहले ये अल्प वाला 15% था, अब नया में 20 है। ये पहले 10 था, अभी नया में 12.5 है, नया में 12.5 है। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर पर क्या लगेगा, इससे बढ़िया ये पूछे कि रूरल एग्रीकल्चर पर कैपिटल गेन्स लगता है कि नहीं। तो रूरल एग्रीकल्चर पर कैपिटल गेन नहीं लगता, ये सवाल आपका होना चाहिए। कृषकों को, किसानों को बहुत सारे टैक्सेस में माफी रहती है। हाँ जी, फायदा होगा तो देना होगा ना, फायदा नहीं होगा तो नहीं देना होगा, फायदा होगा नहीं होगा तो नहीं देना होगा। समझ गए, फायदा नहीं होगा तो नहीं देना होगा। अब आइए एंजल टैक्स। यह स्टार्टअप कंपनियों द्वारा उनके प्राप्त निवेश पर लिया जाता है। मतलब स्टार्टअप कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट मिला है उस पे स्टार्टअप कंपनी को पे करना पड़ेगा। जैसे एडिटोरिया को अगर मिलता है 1 करोड़ रुपया तो एडिटोरिया को पे करना होगा। 2012 में लाया गया था, 2024 में समाप्त कर दिया गया। क्यों किया जाता है? अन्नदाता है किसान, इसके लिए उनकी आय को बढ़ाने का उपाय किया जाता है। टैक्स से उनका इनकम कम हो सकता है, इसलिए किसानों पर ढेर सारे टैक्सेस का रिलैक्सेशन होता है। यही कारण है, माना जाता है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और इसलिए नहीं लिया जाता उनसे। किसानों की आय बहुत कम है, ऐसा सरकार का मानना है। तो सरकार चाहती है कि उनसे ही पूरा भारत चलता है, अन्नदाता है, तो इसीलिए उन पर टैक्स जो है वह कम लगता है। एग्रीकल्चर से अगर आपको इनकम लगेगा, आएगा, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी आय पूरे तरीके से एग्रीकल्चर आय है, जैसे खेती, फसल बेचना, जमीन, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आपने फूड प्रोसेसिंग किया या कोल्ड स्टोरेज है आपके पास, ऐसा कुछ है, तब फिर लगेगा, तब जो है वह लगेगा। ठीक है, चलिए एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया, क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स जो है वो इन्वेस्टमेंट लेने से डरने लगा। स्टार्टअप को लगा कि भैया अगर इन्वेस्टमेंट हम लेंगे तब तो ये क्या करेगा, तब तो हमसे टैक्स लिया जाएगा, तो इसीलिए भैया हम टैक्स नहीं देंगे, ना हम इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो स्टार्टअप्स जो है वो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा नहीं मिलेगा ना, टैक्स वसूला जा रहा है उससे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सारे स्टार्टअप्स भागने लगेंगे, यहां से दूसरे जगह पे जाकर के रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए उनके टैक्स को माफ कर दिया। स्टार्टअप कंपनी वो कंपनी होती है जो 10 साल से पुरानी ना हो, मतलब अगर 2025 चल रहा है तो 2015 के बाद बनी हुई कंपनी, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर ना हो। टर्नओवर का मतलब टोटल सेल होता है, प्रॉफिट नहीं। जैसे एडिटोरिया ने कितना कोर्स बेचा, एडिटोरिया में को फायदा कितना हुआ वो नहीं, कोर्स बेचना, साड़ी बेचना, वो टर्नओवर है। प्रॉफिट तो उसके बाद बहुत सारा खर्च है, उसको निकालेंगे तब निकलेगा, ये सेल है टोटल।
टर्नओवर। गूगल टैक्स, गूगल टैक्स 2 से 6% का होता है, अब इसको भी गूगल टैक्स को भी समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये समाप्त हो चुका है, मैं जिसको रेड कर रहा हूं ये भी समाप्त हो चुका है, दोनों समाप्त हो गया है, ये दोनों अब नहीं है और बजट 2024 में ही दोनों को समाप्त कर दिया गया है। गूगल टैक्स ये समाप्त हो गया है, भले ही आप इसके बारे में जान लें। 2 से 6% तक लगाया जाता था अलग अलग आइटम्स पर। विदेशी कंपनियां, विदेशी डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनियों वाले से लिया जाता था, लेकिन इसको बजट 2024 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई, उससे कैसे लिया जाता था, गूगल टैक्स लिया जाता था जिसको हम डिजिटल एड टैक्स कहते हैं, उसके सेलिंग प्राइस पर लिया जाता था। किस पे लिया जाता था? सेलिंग प्राइस पर। जैसे अगर देखा जाए तो देखिए, मान लेते हैं कि किसी ने एडोब बेचना है कोई कंपनी को, एडोब का सब्सक्रिप्शन, तो मान लेते हैं कि एडोब का सब्सक्रिप्शन कंपनी का जो कॉस्ट है वो 700 है, कंपनी जो प्रॉफिट लेना चाहती है वो 300 है। ठीक है, तो कंपनी जो है कॉस्ट प्राइस 700, प्रॉफिट 300, यानी कंपनी का टोटल कितना हुआ, बेचेगी कितने में? 1000 में। एडिटोरिया जो बेचती है तो सबसे पहले कॉस्ट निकालती है अपना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से, और प्लस उसमें प्रॉफिट आपसे लेती है, ऐसा ही करती है ना एडिटोरिया। तो 700 का मान लेते हैं एडोब का सब्सक्रिप्शन है, 700 और प्लस 300, या फिर कोई अगर आप ऐड करवा रहे हैं गूगल में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो कुछ कॉस्ट होगा, कुछ प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। तो गूगल जो टैक्स लगता था वो 1000 पे लगता था पूरे उसके सेलिंग प्राइस पे, और जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स इस 300 पे लगता है, जो कि विदेशी कंपनियों के लिए 35% है, यानी 35 गुना 300 मतलब कितना हो गया, लगभग 105 रुपए लगेगा। तो कॉर्पोरेशन टैक्स इस प्रॉफिट पे लगता है, और गूगल टैक्स जो अब खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है, गूगल टैक्स टोटल सेलिंग प्राइस पे लगता है, ये वाला। तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे लगता है, देखिए यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझना है, ये दोनों को एक नहीं मानना, प्रॉफिट अलग चीज है, सेलिंग प्राइस अलग चीज है। जैसे एडिटोरिया ने आपको 4000 में कोर्स बेचा, 3000 कंपनी का कॉस्ट है, 1000 प्रॉफिट है, तो 1000 पे जो लगेगा दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, 4000 पे जो लगेगा दैट इज गूगल टैक्स। तो इसलिए 1000 वाले का रेट ज्यादा है, कितना है? 35% विदेशी कंपनियों के लिए, और भारतीयों के लिए 25% जो पुरानी कंपनी है। और 4000 पे जब लिया जा रहा है तो रेट कम है, क्योंकि 4000 का 35% तो बहुत हो जाएगा, तो इसलिए गूगल टैक्स का रेट कम है और कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट ज्यादा है, क्योंकि गूगल टैक्स लिया जाता है टोटल पे और कॉर्पोरेशन टैक्स लिया जाता है केवल प्रॉफिट पे। ठीक है, तो यही है गूगल टैक्स या समकारी लेवी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक और टैक्स है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या नाम है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसको भी देख लीजिए। एक और टैक्स है जिसका नाम है लाभांश वितरण कर। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक इन्फोसिस नाम की कंपनी है और वरुण सिंह ने उसका शेयर खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं वरुण सिंह ने उसका शेयर खरीदा है, तो मान लेते हैं कि वरुण सर क्लास भी लेते हैं, टीचर भी हैं, तो टीचिंग से मान लेते हैं कि उनका कुछ इनकम है महीने का, मान लो कुछ भी है, मान लो 5 लाख, और जो वो शेयर खरीदे हैं, तो मान लेते शेयर खरीदे हैं 10,000 का, इन्फोसिस का शेयर है 10,000 का है, और इनको फायदा हुआ मान लेते हैं 2,000 रुपया है, तो बेनिफिट कितना हुआ? 2,000। 10,000 का शेयर था, अब उस शेयर का दाम 12,000 हो गया, 2,000 का बेनिफिट हुआ। ठीक है, 2,000 उनको इन्फोसिस देगी लाभ। तो अगर वरुण सर को शेयर में जो भी लाभांश मिल रहा है 2,000 रुपए, अब इस 2,000 पर पहले टैक्स देना पड़ता था उस लाभ वाले अमाउंट पर, और ये टैक्स कितना था? लगभग 20% का। तो 2,000 का 20.5% कितना हुआ? लगभग, इसको 20 मान लो,
तो लगभग 400 रुपए। यानी अगर इन्फोसिस से वरुण सर को 2000 का फायदा है तो 2000 पर पहले वरुण सर को 20% टैक्स लगता था, 400 रुपए। ये 400 वरुण सर नहीं जमा करते थे, ये 400 इन्फोसिस जो है वो सरकार को पे कर देता था। 400 यहां पे कर दिया, 2000 का फायदा था, 400 चला गया सरकार को, वरुण सर को इन्फोसिस ने 1600 पे कर दिया, 1600 पे कर दिया। ठीक है। अब देखिए वरुण सर पे टोटल अगर साल में देखा जाए तो वरुण सर का ये भी इनकम है और 5 लाख महीने का, मतलब 60 लाख साल का इनकम है। तो वरुण सर को किस पे टैक्स देना पड़ेगा? अब इस पे तो नहीं देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका टैक्स ऑलरेडी जमा हो गया है। जो सर का इनकम है 5 लाख, उस पर सर को टैक्स लगेगा, उस पर सर को टैक्स लगेगा। ऐसा था, लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समाप्त कर दिया गया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब नहीं लगता है। ठीक है, तो यह समाप्त कर दिया गया है। यानी इन्फोसिस वरुण सर को पूरा पूरी 2000 दे देगा, सर का अपना इनकम और इन्फोसिस से आया इनकम, ये टोटल इनकम जुड़ेगा, लास्ट में इनकम टैक्स लगेगा। पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था, केवल इसी पे इनकम टैक्स लगता था, अब सब पे इनकम टैक्स ही लगेगा। ये वाला अलग से जो टैक्स लग के देता था वो हटा दिया, वो हटा दिया। तो अब 2000 पूरा दे देगा, प्लस वरुण सर का जो अपना इनकम है, सारे पे इनकम टैक्स लगेगा। पहले क्या होता था कि शेयर वाले का टैक्स पहले से काट दिया जाता था, तो केवल और केवल 1600 बचता था और सर के इनकम पे टैक्स लगता था। तो सर के इनकम पे 1600 पे टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दे दिया है 400। पहले केवल इस 5 लाख पे लगता था, अब 5 लाख पे भी लगेगा, 2000 पे भी लगेगा, लेकिन अब डीडीटी नहीं है, अब इनकम टैक्स लगेगा, आय कर अब देना पड़ेगा। ऐसा कुछ बात है। ठीक है, आयकर क्लियर है जी? तो अब जो है वो आयकर देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये 2020 को ऐसा लिख दिया है, ये है। अब कंपनी को पूरा पैसा दे देगी, अब कंपनी पूरा पैसा दे देगी सामने वाले को, अब बोलेगी भैया अपने इनकम पे टैक्स दे दो। बिटकॉइन के लाभ पर 3% लगेगा और 1% टीडीएस लगेगा, 1% टीडीएस लगेगा बिटकॉइन पे। इसको थोड़ी देर में समझाते हैं, बिटकॉइन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ी देर में समझाते हैं, पहले आपको इनकम टैक्स समझा देते हैं। तो व्यक्तियों की आय पे लगता है, 1860 में जेम्स विल्सन इसको लेकर आया था। 24 जुलाई 1860 को आयकर का प्रस्ताव दिया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई यही टैक्स लगा करके इनको करना था। 24 जुलाई को ही आयकर दिवस मनाया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत इनकम टैक्स लिया जाता है। ठीक है, हाँ, इनकम टैक्स ले रहा है अब डीडीटी को हटा करके। अब देखिए ये जो बिटकॉइन वाला मामला है इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या है ये बिटकॉइन का। देखिए मान लीजिए इसमें दो व्यक्ति को ले लेते हैं, किसको किसको ले लें? तो सबसे पहले ले लेते हैं मोदी जी को, इनको तो लेना जरूरी है, इसको लेना जरूरी है। अब एक तो ले लेते हैं प्रियंका चोपड़ा को, मान लीजिए थोड़ी प्रियंका चोपड़ा को क्या ले, पवन जी को ले लेते हैं, आजकल चुनाव में ज़्यादा बेचारे परेशान हो गए हैं, इनको ले लिया जाए। और एक ले लेते हैं किसी परिवार को, फैमिली को ले लेते हैं। देखिए इधर समझिए, जैसे मान लीजिए
इनको अपना बिटकॉइन बेचना है। बिटकॉइन क्या है? वर्चुअल करेंसी, ऑनलाइन वाली। तो बिटकॉइन अपना मान लो बेचना है, ठीक है। ये सेलर है। ये कौन है? सेलर, बेचने वाले। ये है बायर, और इनको तो आप लोग जानते हैं ही, गवर्नमेंट है ये। तो बिटकॉइन इनको मान लो बेचना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बिटकॉइन का कॉस्ट प्राइस कितना है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो है, मान लेते हैं 200 रुपए। कितना है? 200। और पवन जी को कुछ फायदा भी चाहिए, तो प्रॉफिट कितना चाहते हैं वो? 100 रुपया। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 300 रुपये। 300 रुपये में वो बेचना चाहते हैं। अब देखिए जो टैक्स का सिस्टम है वो क्या है। प्रॉफिट पर अब ये मोदी जी को इधर ले आइए। तो पवन सिंह जो प्रॉफिट पर टैक्स देंगे, यानी 100 रुपए की प्रॉफिट पर जो टैक्स देंगे, 100 रुपए की प्रॉफिट पर, प्रॉफिट कितना चाहते हैं? 100 रुपए। तो 100 पे क्या लगेगा? प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स। तो 30% का कैपिटल गेन्स टैक्स पवन जी को सरकार को देना पड़ेगा। यानी सरकार के पास कितना आ गया? 30 रुपया। 100 का 30, 30 रुपए। तो पवन जी के साइड से सरकार को 30 रुपया मिलेगा, ठीक है। समझ लीजिए। अब जो ये बायर है, अब जो ये बायर है, इस बायर को 1% का टीडीएस देना होगा सेलिंग प्राइस पे। तो 1% टीडीएस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी 1% ऑफ 300। सेलिंग प्राइस कितना है? 300। सेलिंग प्राइस पे देना पड़ेगा। तो 1% कितना हो जाएगा? 3 रुपए ना। 1% 3 रुपए हो जाएगा ना। तो ये 3 रुपए इनको देना होगा। तो ये सोचिए, 3 रुपए ये देगा सेलिंग प्राइस पर 1%, ठीक है। तो 3 रुपए ये दे देगा। तो 1% तो दे दिया सरकार को। तो पवन जी को ये कितना देगा? 99% ऑफ 300। कुछ बुझाया? 3 रुपए तो सरकार को दे दिया भैया, तो वो तो 297 इनको देगा। 297 परिवार वाला आदमी इनको देगा। तो 100 रुपया का प्रॉफिट से 30 चला गया इधर, तो 70 मिला उनको, और प्लस 3 रुपया कम में मिला। देखिए एक बार आंख बंद करके देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसको 1% लग गया ना, तो 300 में नहीं देगा ना, 1% तो इधर दे दिया, तो 99% ही तो उनको देगा। तो 30 इधर से गया और 3 इधर से गया, सब पवने जी का गया, 30 रुपया और 3 रुपया। 35 रुपया किसका कम हो गया? पवन जी का। 30 रुपया तो सीजीटी और 3 रुपया वो कमे दिया। ऐसा, तो ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। चलिए, तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे राजकोषीय नीति और जीएसटी। एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको अपना बिटकॉइन बेचना है, तो उसने कुछ में खरीदा होगा। तो पवन जी ने 200 में खरीदा, 100 रुपया फायदा कमा करके बेचना चाहते हैं। तो सेलिंग प्राइस उनकी कितनी होगी? 300 रुपये। अब सरकार बोल रही है कि 30% आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं वो?
100 रुपए, तो इस पर 30% सरकार को दे देंगे पवन जी, यानी 30 रुपए दे देंगे 100 का। और 1% टीडीएस खरीदने वाला जमा करेगा सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस कितना है 300, तो 300 का 1% ये दे देगा इनको, तो इनको कितना देगा फिर 99%, 1% तो सरकार, ये तो 300 रुपए देगा ना भाई, तो 3 जब ये लिए तो ये 297 देगा इनको। चलिए, थैंक यू।